जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी लोग चर्चा करने लगे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो ये मैटर चल रहा है, उस बीच चाइना की नजदीकियां भारत से बढ़ती ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी लोगों को भी मिर्ची लगनी शुरू हो गई है कि ये चीजें बहुत ही घातक हमारे लिए सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 11 तारीख को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उस हवाले से। कल आपने ये बात की थी, क्या समझ रहे हैं कि क्या कामयाबी के इम्कान अभी तक प्रोग्रेस के मुताबिक नजर आ रहे देखिए, हैं आपको? अगर तो अपनी जगह ही रहे ना इस वक्त, मतलब दुनिया मजीद जंगों की मुतामिल तो नहीं हो सकती। एक्सक्लेशन नहीं होनी चाहिए मजीद। हाँ, अगर कुछ अरसे के लिए दोनों साइड्स जो हैं वो यानी एक मामला ठंडा भी रहता है इस वक्त, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त ये है कि वो उसके दबाव में कर दिया, उसके दबाव में नहीं। अच्छा तो ये है कि बात आगे बढ़े, मुज़ाकरात हों, ठीक है, और किसी नतीजे पे पहुंचे। लेकिन एक्सक्लेशन जो है ना वो खत्ते के लिए खराब होगी, ठीक है ना। इंडिया और चाइना के दरमियान हमारी तो दुआ है कि एक्सक्लेशन ना हो, और ये मामला अफवाम और तफहीम के जरिए जमीन है, पहाड़ है, उसमें क्या वहाँ पे तो एक असल में अनाओं का मसला बहुत ज्यादा होता है ना। अना रियासतें अना का भी तो रखती है ना, वो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बस वो ये हमारी लकीर है, इस लकीर से 2 इंच इधर नहीं तो 1,000 आदमी मर गया। तो ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचने चाहिए। नतीजे भी नहीं पहुंचते तो कम से कम एस्केलेशन ही होनी चाहिए। लेकिन जो नेट बेनिफिशियरी, अच्छा प्रेसिडेंट पुतिन ने अब एक हो गया, इकोनॉमिक वॉरफेयर नहीं काम हुआ ना उसका, एंटी टैंक मिसाइल भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, फला ये वो सारा। पुतिन अपनी जगह, वो ओडिशा पे जाएंगे, ओडिशा के बाद वो देखना है कि ट्रांसनिस्ट्रिया क्रॉस करके मोल्दोवा तक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं ओडिशा तक। मेरे असद तो निकल गया हाथ से, वो पूरी पट्टी निकल गई। अच्छा, और इकोनॉमिक वॉरफेयर ने भी काम नहीं किया। ऑयल की प्राइसेस दुनिया में बढ़ रही है, गैस भी नहीं कटी, यूरोप ने गैस जारी रखी उनके साथ। अच्छा, इशू ये टर्की ने कह दिया हमने भी रखा हुआ जारी, और ईरान जो था उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, तो ईरान अभी बेच नहीं सकता किसी को ऑयल। और ईरान अगर ओपन भी करता है तो ईरान वेस्ट से पहले चाइना और उधर ईरान को ऑयल जाएगा, जिन्होंने उनके साथ उनके इस पूरे अरसे में ईरान को सपोर्ट किया है। तो इसमें जो नेट बेनिफिशियल, वो चाइना ये देख रहा है कि ये कैसे सारा का सारा हुआ है, और कितने मुल्क उधर गए, कितने मुल्क इधर गए, कितने मुल्क उधर गए। हाँ, वो बिल्कुल आराम से, और इंश्योरेंस भी ज़ाहिर है खामोश इंश्योरेंस भी थी कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नहीं होगा, रूबल गिर गया, ये हो गया, सारा क्रैश, सब कुछ हो गया। लेकिन वो एक होता है ना, बड़े गेम को, बहुत बड़े खेल को एक ऑब्जर्व करके, यहां से अगर प्रेसिडेंट पुतिन निकल गए इस मरहले से, फर्ज करें कि आज से 10 या 12 दिन के बाद जंग हो रही है और पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सारा ठुस हो गया मामला। ना पाबंदियों ने काम किया, ना सफारतकारियों ने काम किया, ना यूनाइटेड नेशंस के लोगों ने काम किया। यूरोप के अंदर एक एक करके मुल्क निकलना शुरू हो जाए। सदर हैं वो 2008 के बाद किसी भी इसराइल के सदर का पहला दौरा अनकरा और इस्तांबुल का है, वो तुर्की पहुंचे, ठीक है। और तुर्की और जो इसराइल है उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा। गाज़ा के ऊपर तुर्की ने जो है वहाँ पे अख़वान मुस्लिमून को सपोर्ट किया, ये ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। अब जो है वो, और लेकिन तुर्की और इनके सफारती ताल्लुकात तो रहे हमेशा। ये बीच में निकाल भी दिया तस्वीर को, फिर वापसी भी। लेकिन आज जो है वो इसराइल पहुंचे हैं तुर्की पहुंचे हैं इसराइल के सदर 2008 के बाद। और ये उस वक्त ये दौरा हो रहा है जब कल वहां पर 2 रोजा एक फोरम स्टार्ट हो रहा है, डिप्लोमेटिक फोरम। और उस डिप्लोमेटिक फोरम में रशिया और यूक्रेन दोनों के वज़राए खारजा शरीक हो रहे हैं, और उनकी मुलाकात भी हो रही है। रशिया और यूक्रेन। टर्की जो है वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की उनकी पॉलिसी तैयब अर्दोगान ने की रही है कि उन्होंने ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये तो आते रहते हैं जाते हुए, असल चीज़ होती है कि इससे कैसे निकलना है। रशिया के साथ उनके ताल्लुकात रहे, पुतिन उनको पसंद करते हैं, पुतिन उन पर ट्रस्ट करते हैं, पुतिन से उनका राब्ता रहता है। यूक्रेन के साथ भी उनका पैक्ट है। एक तारीखी तौर पर रशिया और
सल्तनत उस्मानिया का हमेशा मामला तुर्की का ख़राब रहा, लेकिन लीबिया में, सीरिया में, बाकी जगहों पे इख्तलाफात होते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनके ताल्लुक बड़े ज़बरदस्त हैं आपस में, वो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे। ये होता है ना कि इख्तलाफ भी हो तो ट्रस्ट का फैक्टर रहे कम से कम के सामने वाला, तो वो बड़ा उनका अच्छा एक आपस में ताल्लुक है तैयब उर्दगान और पुतिन का। अच्छा, तो अब जो चंद लोग दरमियान में मीडिएट करने के काबिल हैं, जो बचे हैं, उनमें से एक तो चाइना है, टर्की भी है, ठीक है, इसराइल जो है वो भी कहीं दरमियान में इधर उधर घूम रहा है कि हटो बचो करके, लेकिन टर्की का रोल इमर्जो के सामने है, क्योंकि टर्की के वेपन्स के बारे में या ड्रोन्स के बारे में ये हो रही है कि वो मिले यूक्रेन को तो नुकसान हुआ, अमेरिका के जो वेपन्स गए उनसे इतना नुकसान नहीं हुआ रशियन फौज को जितना टर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए। और यानी ये टर्की का जो वेपन्स हैं वो टर्की के वेपन्स की बड़ी वाह पहले भी हुई थी, आज़रबाईजान की जंग में भी और अब भी हो रही है, ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी और उनके ड्रोन्स और उनके सारे। तो टर्की में ये अगले 2 दिन के इवेंट्स हैं। अच्छा, फिर ये हुआ है अचानक कि जो ये तो मैंने आपसे कल भी बात की थी ना कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, कल भी हमने बात की थी, और वो ज़्यादा देर नहीं लगेगी उनको कि या तो ये अमेरिका और यूरोप का जो अलायंस बना है वो यूक्रेन की बेस पे बना है, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो इसको ज़्यादा मतलब उनके वजह से पूरी दुनिया जो है वो पूरा यूरोप और अमेरिका और जनाब चाइना और इंडिया और पाकिस्तान और मशरिक़ वुस्ता, ये सब आपस में नहीं लड़ जाएंगे एक ज़ेलेंस्की की वजह से, ठीक है ना, तो उसको सॉर्ट आउट करें, मतलब वरना जो है वो क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो क्रैक्स आने शुरू हो गए, और क्रैक्स आने शुरू हो गए, और उसमें सबसे पहले आप ये देखें ना कि प्रेसिडेंट बाइडेन की पोजीशन बड़ी अजब सी हो गई उसमें वजह यह है कि उस हद तक शायद ना पुतिन को जाना चाहिए था ना बाइडेन को जाना चाहिए, दरमियान में कोई रास्ता इख्तियार होता तो बहुत बेहतर था, लेकिन बहरहाल दोनों ही बहुत आगे चले गए। अच्छा, अब जो है ना, देखें, रीजनल राइवल्स से बात नहीं होती, सुपर पावर्स टॉक टू सुपर पावर, ठीक है, सुपर पावर बाकी मीडिएट क्यों करवा लेगा, कोई तुर्की आ जाएगा, कोई इसराइल आ जाएगा, कोई, लेकिन अल्टीमेटली सुपर पावर तो पुतिन की बात बाइडेन से ही, अल्टीमेटली ये बाइडेन और पुतिन के दरमियान ही सेटलमेंट होगी, ठीक है, उस पाबंदियां लग गई, ये हो गया वो हो गया सारा, लेकिन उनके नतीजे में आप ये देखें कि 2-4 वाकयात पिछले 24 घंटों में ऐसे हुए हैं जो बड़े बड़े अजब हैं। एक तो ये हुआ कि रशिया ने इल्ज़ाम लगाया चंद रोज पहले, देखें दोनों तरफ से डिसइंफॉर्मेशन और एलिगेशंस और ये जो कहते हैं ना प्रोपेगेंडा और ये सारा ऐसे हो गया वैसे हो गया चल रहा था, तो रशिया की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी यूक्रेन के अंदर जो है वो बायोलॉजिकल वेपन्स की लैब्स काम कर रही हैं यूक्रेन में, और ये नेटो ने लगाई हैं और अमेरिका उनको लगा रहा है। बायोलॉजिकल वेपन्स बड़े खतरनाक थे, बिल्कुल तारीख में इस्तेमाल होते रहे, यहाँ तो बहुत, ये जो यूरोप की जंगल में बहुत इस्तेमाल हुए हैं, पानी में जहर दे दिया पूरी फौज मर गई, मतलब वो उस दौर से बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स। और भी हालिया दिनों में जब ये कोविड आया तो उस वक्त बात हुई कि जी जनाब ये बायोलॉजिकल वेपन है और इसमें जरासीम, फंगस, ये जहर मिला दे, मतलब कई तरह से इस्तेमाल हो सकता है, और बल्कि यहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है, एक तो होता है ना केमिकल वेपन ही है ना जहर, या बायोलॉजिकल वेपन ही है जहर। जहर से शुरू करें तो सोचें आप तारीख में कब से ही चल रहा है केमिकल वेपन, फिर उसके बाद ये बाकायदा जो प्रॉपर वेपन्स हैं, जो काइनेटिक वेपन्स हैं, उनके ऊपर भी ये इस्तेमाल हुआ, जिसको हम कहते हैं ना जहर में बुझा हुआ तीर, यानी ना सिर्फ ये कि तीर लगे बल्कि उस पर जहर भी हो तो मतलब हाँ, मतलब हमेशा एग्जैक्टली। तो अब बात ये है, तो इस तरह से तो ये केमिकल वेपन्स तो हजारों साल से चल रहे हैं ना। अब वो केमिकल वेपन्स, लेकिन आज के दौर में केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स तो एक नए अंदाज में कि आपने वायरस छोड़ दिया, फंगस छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और ये इसकी जो हम कहते हैं ना कि उसका इलाज जहर का, वो भी तारीख में मौजूद है, जो कहते हैं ना जहर का तरियाक, एंटीडोट तलाश करो, जहर दे दिया गया अब उसके जवाब में, बस ये भी तारीख में आपको मिलती है। ये बड़ा, ये जो है ना केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की पूरी हिस्ट्री है हजारों सालों की। एनीवे, उनकी तरफ से इल्जाम लगा। अच्छा, अब ये उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा है, अटलांटिक
काउंसिल, बड़ी उनकी अटलांटिक काउंसिल है, उन्होंने उसके ऊपर पूरा एक मजमून चंद रोज पहले उन्होंने पूरा एक आर्टिकल डाल दिया कि जी ये तो एक प्रोपेगेंडा है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, डिटेल उन्होंने डाल दी। और उसके बाद ये फॉरेन पॉलिसी ने फॉल्स क्लेम ऑफ यूएस बायोफेयर लैब्स इन यूक्रेन ग्रिप कैनॉन, वो जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं ये चल रही हैं जी, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये हुआ कि वहाँ पर वो हियरिंग हो रही थी हाउस में, और वहाँ पर उनके जो सेनेटर हैं, उनके सेनेटर ने ये सवाल कर लिया, उनके सेनेटर ने, सेनेटर रूबियो हैं गालिबन, उन्होंने ये सवाल कर लिया विक्टोरिया न्यूलैंड से, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट हैं, कि उन्होंने असल में सवाल इस तरह से किया कि वो आगे से ना कहेंगी। उन्होंने कहा क्या ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी ये यूक्रेन के अंदर जो है वो बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर रहा है मेरे, किस तरह ऐसे करके उन्होंने बात की। तो विक्टोरिया न्यूलैंड जो है, जो कि बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेट है, क्योंकि ये पिछली जो टर्म थी, जो इवन जो डिक चेनी का ऑफिस, इवन जो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी ये रही हैं। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर बुश एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डिक चेनी के पास, फिर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये पूरा यूक्रेन का उसमें, यानी ये आप समझ लें कि एक तरह से यही डील करती रही सारा। अब खुदा जाने क्या वक्त आया हुआ था कि इनके मुंह से स्लिप हो गया कि हाँ अमेरिका